नमस्कार। नागपुर में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को बुरी तरह हराया और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। लेकिन टी20 क्रिकेट में कहानी एक मैच से खत्म नहीं होती और जब मुकाबला भारत न्यूजीलैंड का हो तो टक्कर हमेशा कांटे की होती है। हेड टू हेड रिकॉर्ड भी यही बताता है। अब ये सीरीज पहुंच गई है रायपुर, एक ऐसा मैदान जहां खेल के नियम, रणनीति और यहां तक कि किस्मत सब कुछ बदल जाता है। चलिए समझते हैं कि रायपुर में ये पूरा समीकरण कैसे काम करेगा। तो सवाल ये है कि क्या नागपुर में 238 रन बनाने के बाद ये सीरीज यही खत्म हो गई है या फिर ये सिर्फ एक तूफान से पहले की शांति थी? देखिए, इसका जवाब 300 किलोमीटर दूर रायपुर के मैदान में छुपा है। ये मैदान न्यूजीलैंड के लिए सीरीज बराबर करने का एक जबरदस्त मौका है, तो वहीं भारत के लिए 2-0 से सीरीज सील करने की सबसे बड़ी चुनौती। ठीक है, तो रायपुर को समझने से पहले चलिए एक नजर नागपुर में हुए उस फायर स्टॉर्म पर डालते हैं। ये समझना जरूरी है कि भारत की असली ताकत क्या थी और न्यूजीलैंड से गलती कहां हुई, क्योंकि रायपुर में कहानी इसी नींव पर आगे बढ़ेगी, लेकिन हाँ, एक बिल्कुल ही अलग अंदाज में। 238 ये सिर्फ एक स्कोर नहीं है, ये टीम इंडिया की उस बेखौफ सोच का सबूत है जिसे वो अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती है। टी20 क्रिकेट में जब आप इतना बड़ा स्कोर बनाते हैं ना, तो ये सामने वाली टीम के हौसले पर सीधा हमला होता है और नागपुर में बिल्कुल यही हुआ। और इस हमले की कमान संभाली अभिषेक शर्मा ने। उनकी टर्बोचार्ज्ड पारी, सोचिए, सिर्फ 35 गेंदों पर 240 के स्ट्राइक रेट से 84 रन। ये किसी भी बॉलिंग अटैक को तहस नहस करने के लिए काफी था। उन्होंने ये साबित कर दिया कि भारत का टॉप ऑर्डर इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक क्यों माना जाता है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प चीज है वो है रन रेट का फासला। भारत ने लगभग 12 के रन रेट से स्कोर किया, जबकि न्यूजीलैंड 9.5 पर अटक गया। हाँ, ग्लेन फिलिप्स ने 78 रनों की शानदार पारी खेली, जो न्यूजीलैंड की एक बड़ी ताकत है, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से वैसा सपोर्ट नहीं मिला। ये दिखाता है कि भारत ने पूरे 20 ओवर तक अपना दबदबा बनाए रखा। लेकिन उस शानदार जीत के बीच भारत के लिए एक टेंशन वाली बात भी हो गई। उप कप्तान अक्षर पटेल को फील्डिंग करते हुए उंगली में चोट लग गई। अब देखिए, ये सिर्फ एक खिलाड़ी का बाहर होना नहीं है, इससे टीम का बैलेंस बिगड़ता है। एक बेहतरीन ऑलराउंडर की कमी खलती है, जो भारत के लिए एक छोटी ही सही पर एक कमजोरी जरूर बन सकती है। और बस यहीं से कहानी रायपुर की तरफ मुड़ जाती है। रायपुर का मैदान एक ग्रेट इक्वलाइजर है, मतलब एक ऐसी जगह जो नागपुर की हीरो को जीरो बना सकती है और वहां के विलेन को हीरो। यहां पर खेल की पूरी स्ट्रैटेजी बदल जाएगी और यही न्यूजीलैंड के लिए वापसी करने का सबसे बड़ा मौका है। इस फर्क को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है, नागपुर का मैदान एक बॉक्सिंग रिंग जैसा था, छोटा, जहां हर बड़ा शॉट नॉकआउट पंच की तरह था। वहीं रायपुर एक फुटबॉल फील्ड की तरह है, बहुत बड़ा, खुला हुआ, जहां ताकत से ज्यादा स्टेमिना और स्मार्ट गेम काम आता है। यहां चौके छक्के से ज्यादा दौड़कर लिए गए 2 और 3 रन मैच का नतीजा तय करेंगे। यहां की स्क्वायर बाउंड्रीज 84 मीटर तक लंबी हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जो तुक्के वाले छक्के होते हैं ना, जो बल्ले का किनारा लगकर बाउंड्री पार चले जाते हैं, वो यहां लगभग नामुमकिन है। गेंद को बाउंड्री के पार भेजने के लिए बल्ले के बिल्कुल बीच से और पूरी ताकत से मारना होगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है। और चुनौती सिर्फ बड़े मैदान की नहीं है। रायपुर की काली मिट्टी वाली पिच टू पेस्ड है, यानी गेंद कभी तेजी से आएगी तो कभी सतह पर फंसकर या रुककर। ये बल्लेबाजों के लिए एक बुरे सपने जैसा है, क्योंकि उनका जो सबसे बड़ा हथियार होता है, टाइमिंग, वही उनसे छिन जाता है। लेकिन मैदान और पिच से भी बड़ा एक विलन है जो इस मैच का नतीजा तय करने वाला है, और वो है शाम का मौसम। ये एक ऐसा फैक्टर है जो किसी भी टीम की सबसे बड़ी ताकत को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी में बदल सकता है। हम बात कर रहे हैं ओस की, यानी ड्यू फैक्टर की। रायपुर में मैच के दौरान तापमान के 28 से 22 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की उम्मीद है, जिससे बहुत ज्यादा ओस गिरेगी। इसका मतलब यह है कि दूसरी पारी में गेंद गीली, एकदम साबुन की तरह चिकनी हो जाएगी। ऐसे में स्पिनर्स के लिए गेंद को पकड़ना और तेज गेंदबाजों के लिए यॉर्कर डालना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और ये स्लाइड साफ साफ दिखाती है कि इसका असर कितना जबरदस्त है। आंकड़े बताते हैं कि रायपुर में टॉस जीतकर बाद में बैटिंग करने वाली टीम के जीतने की संभावना 60% है। सीधे शब्दों में कहें तो टॉस यहां बॉस है। जो भी कप्तान टॉस जीतेगा, वो समझ लीजिए मैच का आधा हिस्सा वहीं अपने नाम कर लेगा। तो अब इन बदली हुई परिस्थितियों में दोनों कप्तान अपनी अपनी ताकत और कमजोरियों को ध्यान में रखकर क्या रणनीति अपनाएंगे। चलिए अब टीमों की कॉम्बिनेशन और अक्षर पटेल की चोट से हुए बदलाव पर एक नजर डालते हैं। भारतीय टीम में अक्षर की जगह लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को मौका मिलना लगभग तय है। अब ये एक जैसा रिप्लेसमेंट तो नहीं है,
इससे भारत की बैटिंग की गहराई थोड़ी कम हो जाती है। वहीं न्यूजीलैंड अपनी गेंदबाजी को और मजबूत करने के लिए काइल जेमिसन जैसे लंबे कद के गेंदबाज को ला सकता है, जो इस पिच से एक्स्ट्रा बाउंस हासिल कर सकते। बड़े मैच हमेशा कुछ छोटे छोटे लेकिन अहम मुकाबलों से तय होते हैं, जहां एक खिलाड़ी की जीत पूरी टीम की जीत बन जाती है। आइए उन 3 सबसे जरूरी ड्यूल्स पर नजर डालते हैं जो इस मैच की दिशा तय करेंगे। पहला मुकाबला है अभिषेक शर्मा बनाम मिचेल सैंटनर। एक तरफ है अभिषेक की विस्फोटक ताकत, तो दूसरी तरफ सैंटनर का शातिर दिमाग। सैंटनर अपनी तेज और फ्लैट गेंदें अभिषेक के शरीर से दूर रखेंगे और उन्हें बड़ी बाउंड्री की तरफ मारने पर मजबूर करेंगे। ये स्पीड बनाम स्मार्टनेस की एक क्लासिक लड़ाई होने वाली है। दूसरा मुकाबला ग्लेन फिलिप्स बनाम वरुण चक्रवर्ती। फिलिप्स इस वक्त न्यूजीलैंड के सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं और वरुण पहले मैच में भारत के सबसे सफल गेंदबाज थे। इस 2 पेस्ड पिच पर वरुण की सीधी और स्किड करती गेंदें फिलिप्स के पावर गेम का सबसे बड़ा टेस्ट लेंगी। और तीसरा और बहुत अहम मुकाबला हार्दिक पांड्या बनाम ईश सोढ़ी। डेथ ओवर्स में हार्दिक को गेंद पर रफ्तार पसंद है, जिस पर वो बड़े शॉट लगाते हैं। सोढ़ी रायपुर के बड़े मैदान का फायदा उठाते हुए गेंद को हवा में धीरे से फेंकेंगे और हार्दिक को एक मिस टाइम शॉट खेलकर बाउंड्री पर कैच आउट कराने के जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे। तो इन सब बातों के बाद अब सवाल यह है कि जीत का ब्लूप्रिंट क्या है। दोनों टीमों को इस शतरंज की बिसात पर आखिर कौन सी चालें चलनी होंगी जिससे वो मैच अपने नाम कर सकें। भारत के लिए जीत का रास्ता एक शब्द में है, अडैप्टेशन। उन्हें अपनी ऑल आउट अटैक वाली रणनीति को बदलकर थोड़ा समझदारी से खेलना होगा। सिंगल्स और डबल्स पर फोकस करके 180 से 190 का स्कोर बनाना होगा और गेंदबाजी में अपने क्वालिटी स्पिनर्स पर भरोसा करके बीच के ओवरों में न्यूजीलैंड पर शिकंजा कसना होगा। न्यूजीलैंड का रास्ता तो बिल्कुल साफ और सीधा है। पहला और सबसे जरूरी, टॉस जीतो और गेंदबाजी चुनो। दूसरा, बड़ी बाउंड्रीज का इस्तेमाल करके फील्डिंग फैलाओ और भारतीय बल्लेबाजों को एक एक रन के लिए तरसाओ। और तीसरा, अपने स्पिनर्स सैंटनर और सोढ़ी से बीच के 7 से 15 ओवरों में मैच पर अपनी पकड़ बना लो। और आखिर में एक बड़ा सवाल उठता है, एक वर्ल्ड कप वाले साल में किसी भी टीम के लिए ज्यादा कीमती क्या है, हर हाल में हावी होने की ताकत या हर हालात के हिसाब से खुद को ढालने की समझ। नागपुर ने हमें ताकत का शो दिखाया, रायपुर अब समझदारी का इम्तिहान लेगा और इस मैच का नतीजा शायद हमें इसका जवाब दे दे।